हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्लासेस फॉर राजस्थान एग्जाम्स। और हम यहाँ पे अध्ययन कर रहे थे राजस्थान के भूगोल का। राजस्थान का भूगोल, और राजस्थान के भूगोल में हम राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का अध्ययन कर रहे थे। राजस्थान के भौतिक प्रदेश, और राजस्थान के भौतिक प्रदेश के अंतर्गत हम टॉपिक वाइज जो चीज़ पढ़ रहे थे उसमें नंबर 1 हमने पृष्ठभूमि पढ़ ली थी, और पृष्ठभूमि के बाद में हमने प्रोफेसर वीसी मिश्रा के द्वारा किया गया राजस्थान का जो विभाजन था, जो भौतिक प्रदेशों का विभाजन किया गया था, वो हमने पढ़ लिया था। और आज हम पढ़ेंगे प्रोफेसर रामलोचन सिंह के द्वारा किया गया राजस्थान का भौतिक प्रदेशों में विभाजन। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रोफेसर रामलोचन सिंह ने 1971 में संपूर्ण भारत का प्रादेशिक वर्गीकरण किया था। तो प्रोफेसर जो रामलोचन सिंह थे, उन्होंने 1971 में पूरे भारत का प्रादेशिक वर्गीकरण किया था। उस प्रादेशिक वर्गीकरण के अंतर्गत उन्होंने राजस्थान को 2 बृहद प्रदेशों में, इसके बाद 4 उप प्रदेशों में, और साथ ही साथ 4 उप प्रदेशों को 12 लघु प्रदेशों में उन्होंने विभाजित किया था। ठीक है, अब उन्होंने जो विभाजन किया था, वो विभाजन किस तरीके से किया था और राजस्थान को उन्होंने किस किस तरीके से उन्होंने अलग अलग प्रदेशों में विभाजित किया था, वो हम देखते हैं नक्शे के माध्यम से। तो सबसे पहले उन्होंने राजस्थान को 2 बृहद प्रदेशों में विभाजित किया था। एक का नाम था राजस्थान का मैदान और दूसरे का नाम था राजस्थान का पठार। ये जो अरावली पर्वतमाला, ये जो आपको नजर आ रही है, अरावली पर्वतमाला से पश्चिमी जो सीमा है अरावली पर्वतमाला की, इससे इधर का जो भाग था ये वाला, इसका नाम उन्होंने रखा था राजस्थान का मैदान। और अरावली पर्वतमाला से लेकर और इसके पूर्व वाला जो हिस्सा था, इसको उन्होंने नाम दिया था राजस्थान का पठार। तो इस तरीके से उन्होंने 2 बृहद भागों में राजस्थान को बांटा था। एक था राजस्थान का मैदान और एक था राजस्थान का पठार। ठीक है, तो ये हो गए राजस्थान के 2 बृहद प्रदेश जो प्रोफेसर रामलोचन सिंह ने जिनका बयान किया। अब राजस्थान का ये जो मैदान है, राजस्थान का मैदान, इस राजस्थान के मैदान को उन्होंने 2 भागों में विभाजित किया था। ठीक है, वो देखते हैं। राजस्थान के मैदान को उन्होंने 2 भागों में विभाजित किया, वो देखते हैं। तो राजस्थान का ये मैदान है, इसको उन्होंने 2 भागों में विभाजित किया था। ये जो वाला हिस्सा है, ये वाला, इसका नाम रखा था मरुस्थलीय प्रदेश, और साथ ही साथ में ये जो हिस्सा है ये वाला, इसका नाम रखा था उन्होंने राजस्थान बांगर प्रदेश। ठीक है, तो इस तरीके से राजस्थान के मैदान को उन्होंने 2 भागों में विभाजित किया, मरुस्थलीय प्रदेश और राजस्थान बांगर प्रदेश। साथ ही साथ उन्होंने राजस्थान के पठार को भी 2 भागों में विभाजित किया था। ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, ये है अरावली प्रदेश, और साथ ही साथ में ये वाला जो हिस्सा था, ये था चंबल बेसिन, इसका नाम रखा उन्होंने चंबल बेसिन। इस तरीके से उन्होंने 2 बृहद प्रदेशों को 4 उप प्रदेशों में विभाजित किया था। ठीक है, तो 2 बृहद प्रदेश थे, एक का नाम राजस्थान का मैदान, दूसरे का राजस्थान का पठार। राजस्थान के मैदान है उसको 2 भागों में विभाजित किया है, मरुस्थलीय प्रदेश और राजस्थान बांगर प्रदेश। साथ ही साथ में राजस्थान का जो पठार है उसको 2 भागों में विभाजित किया है, अरावली प्रदेश और चंबल बेसिन। ठीक, इसके बाद उन्होंने इन प्रदेशों को भी अलग अलग प्रदेशों में विभाजित किया था, वो भी देखते हैं। सबसे पहले मरुस्थलीय प्रदेश को हम देखते हैं। ये है आपका मरुस्थलीय प्रदेश। मरुस्थलीय प्रदेश को उन्होंने 3 लघु प्रदेशों में विभाजित किया था। मरुस्थलीय प्रदेश को 3 लघु प्रदेशों में विभाजित किया था। नंबर 1 जैसलमेर मरुस्थल, बीकानेर मरुस्थल और बाड़मेर मरुस्थल। ठीक है,
तो राजस्थान के मैदान का एक भाग है मरुस्थली प्रदेश, और मरुस्थली प्रदेश को उन्होंने 3 भागों में विभाजित किया था, जैसलमेर मरुस्थल, बीकानेर मरुस्थल और बाड़मेर मरुस्थल। इसी तरह राजस्थान बांगर प्रदेश को भी उन्होंने 4 भागों में विभाजित किया था, घग्गर प्रदेश, शेखावाटी प्रदेश, नागौर प्रदेश और लूनी प्रदेश, लूनी बेसिन या लूनी प्रदेश। इस तरीके से उन्होंने मरुस्थली प्रदेश को और राजस्थान बांगर प्रदेश को अलग अलग उप प्रदेशों में विभाजित किया था। इसके बाद राजस्थान के पठार को हम देखते हैं, तो यह राजस्थान का पठार, राजस्थान के पठार को उन्होंने 2 भागों में विभाजित किया था, अरावली प्रदेश और चंबल बेसिन में। अरावली प्रदेश को उन्होंने पुनः 3 उप प्रदेशों में विभाजित किया था, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। और चंबल बेसिन को उन्होंने 2 भागों में विभाजित किया था, निम्न चंबल बेसिन और मध्य चंबल बेसिन, या ये मध्य चंबल बेसिन है इसका नाम था। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने राजस्थान को, संपूर्ण राजस्थान को 2 बृहद प्रदेशों में विभाजित किया था, 4 उप प्रदेशों में और 12 लघु प्रदेशों में उन्होंने इसको विभाजित किया था। अभी हम इसको सारणी के रूप में देखते हैं, उन्होंने किस किस तरीके से किस प्रदेश को विभाजित किया था, ये नक्शे के हिसाब से। ठीक है, सबसे पहले राजस्थान को 2 भागों में विभाजित किया, राजस्थान का मैदान और राजस्थान का पठार। राजस्थान के मैदान को पुनः 2 भागों में, मरुस्थली प्रदेश और राजस्थान बांगर प्रदेश। मरुस्थली प्रदेश को पुनः 3 भागों में, जैसलमेर मरुस्थल, बीकानेर मरुस्थल, बाड़मेर मरुस्थल। राजस्थान बांगर को पुनः 4 भागों में, घग्गर प्रदेश, शेखावाटी प्रदेश, नागौर प्रदेश और लूनी प्रदेश। राजस्थान के पठार को 2 भागों में, अरावली प्रदेश और चंबल बेसिन। अरावली प्रदेश को 3 भागों में, अरावली प्रदेश, मध्य अरावली और उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। चंबल बेसिन को निम्न चंबल बेसिन और मध्य चंबल बेसिन। इसके बाद हम, ये है इसका पूरा डिटेल कि उन्होंने 2 बृहद प्रदेशों में राजस्थान को विभाजित किया था। ठीक है, तो 2 बृहद प्रदेश कौन कौन से थे, तो 2 बृहद प्रदेशों में राजस्थान का मैदान और राजस्थान का पठार, ये 2 बृहद प्रदेश थे। प्रोफेसर रामलोचन सिंह के द्वारा राजस्थान को 2 बृहद प्रदेशों में विभाजित किया गया था, राजस्थान का मैदान और राजस्थान का पठार। ठीक है, इसके बाद इन 2 बृहद प्रदेशों को उन्होंने 4 उप प्रदेशों में विभाजित किया था, मरुस्थली प्रदेश और राजस्थान बांगर प्रदेश। ये राजस्थान के मैदान को विभाजित किया है 2 भागों में। ठीक है, इसी तरह से उन्होंने राजस्थान के पठार को भी 2 भागों में विभाजित किया था, राजस्थान का अरावली प्रदेश और चंबल बेसिन, इसको भी पुनः 2 उप प्रदेशों में विभाजित किया। इसके बाद उप प्रदेशों को उन्होंने विभाजित किया लघु प्रदेशों में, उप प्रदेशों को विभाजित किया लघु प्रदेशों में। मरुस्थलीय जो प्रदेश था उसको 3 भागों में बांटा था, जैसलमेर मरुस्थल, बाड़मेर मरुस्थल और बीकानेर मरुस्थल। राजस्थान बांगर को घग्गर प्रदेश, शेखावाटी प्रदेश, नागौर उच्च भूमि और लूनी बेसिन। ठीक है, इसके बाद राजस्थान के पठार में अरावली प्रदेश को उन्होंने पुनः 3 भागों में विभाजित किया था, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिण अरावली और चंबल बेसिन को उन्होंने निम्न चंबल बेसिन और मध्य चंबल बेसिन में विभाजित किया। अब इसका हम डिटेल में अध्ययन करते हैं कि किस प्रदेश की क्या क्या भौतिक विशेषताएं रही थी, क्या क्या भौतिक विशेषताएं उन्होंने बताई थी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेते हैं राजस्थान का मैदान। राजस्थान का मैदान, अब राजस्थान के मैदान की आपने स्थिति देख ली। राजस्थान के मैदान की स्थिति, अगर आप छोटा सा एक नक्शा बनाएं हम यहाँ पे राजस्थान का, तो इस तरीके से ये नक्शा हो गया। तो ये वाला जो प्रदेश है ये राजस्थान का मैदान है। ठीक है, ये वाला जो प्रदेश है पूरा ये राजस्थान का मैदान है आपका। ठीक है, तो इस राजस्थान के मैदान की विशेषताओं को अगर हम देखें, यह मैदान सिंध तथा सतलज नदियों के सिंचित प्रदेश तथा अरावली के मध्य स्थित है। तो ये है अरावली पर्वतमाला। ठीक है, और भारतीय नक्शे में देखें तो यहाँ से सिंधु नदी बहती है जो पाकिस्तान में जाती है ना, और ये सतलज नदी भी यहाँ से निकलती है ये, और ये भी ब्यास नदी में, और ब्यास नदी इसमें मिल जाती है। ठीक है, फिर आगे चल के ये सिंधु नदी में यहाँ पे मिल जाती है सतलज नदी। तो इन दोनों के मध्य का प्रदेश है। ठीक है, यही कह रहा है कि यह जो मैदान है ये मैदानी भाग है राजस्थान का मैदान, ये सिंध नदी तथा सतलज नदियों के सिंचित प्रदेश तथा अरावली के मध्य स्थित है। ये अरावली प्रदेश है और ये दोनों सिंचित नदियों का प्रदेश है, इसके मध्य में स्थित है। इसका जो कुल क्षेत्रफल है, राजस्थान के मैदान का कुल क्षेत्रफल
1,96,750 वर्ग किलोमीटर। और इसमें जिले इसमें कौन कौन से आते हैं? जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, बीकानेर, जालौर, हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू। ये जो ज़िले हैं, ये जो 9 ज़िले हैं टोटल, इन 9 ज़िलों का तो संपूर्ण भाग आता है। साथ ही साथ में इसमें पाली, सीकर, झुंझुनू, इन ज़िलों का पश्चिमी भाग सम्मिलित होता है। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं राजस्थान के मैदान को 2 प्रदेशों में विभाजित किया गया। जो हमने अभी देखा, राजस्थान का जो मैदान है उसको 2 प्रदेशों में विभाजित किया था। पहला भाग था इसका मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है, पहला भाग मरुस्थलीय प्रदेश। अब मरुस्थलीय प्रदेश की क्या क्या विशेषताएं रहीं, उन्होंने क्या क्या विशेषताएं बताई थी मरुस्थलीय प्रदेश की, उनको देखते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने विस्तार कि मरुस्थलीय प्रदेश का जो विस्तार है कहाँ कहाँ था। ठीक है, तो विस्तार में उन्होंने बताया कि इसका विस्तार जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर जिले तथा चूरू व जोधपुर जिले के पश्चिमी भागों पर विस्तृत। तो इसका विस्तार उन्होंने 3 प्रमुख जिले बताए, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर। उसके साथ ही साथ चूरू व जोधपुर जिले के पश्चिमी भागों पर उसका विस्तार बताया। साथ ही साथ यहाँ की जलवायु के बारे में उन्होंने कि यहाँ की जो जलवायु है, जलवायु उष्ण मरुस्थलीय जलवायु जो शुष्क व कठोर होती है। ठीक है, उष्ण व मरुस्थलीय जलवायु बताई जो शुष्क व कठोर होती है, क्योंकि उष्ण जलवायु, मरुस्थलीय प्रकार की जलवायु कठोरी होती है। ठीक, इसके अलावा यहाँ का औसत तापमान, ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान 34 डिग्री सेल्सियस से अधिक और शीत ऋतु में 12 से 16 डिग्री सेल्सियस तापमान प्रोफेसर राम लोचन सिंह के द्वारा इसमें बताया गया। दैनिक तापांतर परिसर यहाँ पे अधिक होता है, यानी कि दिन सुबह जो निम्नतम तापमान होता है और जो अधिकतम तापमान होता है उसमें जो अंतर होता है, तो उसी को दैनिक ताप परिसर होता है, वो ये यहाँ पे बहुत अधिक पाया जाता है। इसके अलावा इस प्रदेश में दिन काफ़ी गर्म, लेकिन जो रात्रियाँ होती हैं वो काफ़ी अधिक ठंडी होती हैं। ये विशेषता बताई थी यहाँ के मौसम की, तापमान की। ठीक, वर्षा के बारे में बताया 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा, अति अल्प वर्षा होती है और वाष्पीकरण की जो दर है वो अधिक होती है। ठीक है, वर्षा तो होती है लेकिन वर्षा की दर से अधिक जब वाष्पीकरण होता है तो वाष्पीकरण की दर जो है वो अधिक मानी जाती है। मिट्टी के बारे में बताया कि मिट्टी, यहाँ की जो मिट्टी है वो रेतीली मिट्टी है, बलुई मिट्टी। ठीक है, रेतीली बलुई मिट्टी जो कृषि के लिए अयोग्य होती है, रेतीली बलुई मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। और इस प्रदेश का जो ढाल है वो ढाल है पूर्व से पश्चिम की ओर। ठीक है, अब पूर्व दिशा इधर होती है, पश्चिम की दिशा इधर होती है, तो इस प्रदेश का ये जो ढाल है, अब ये इस तरीके से ये राजस्थान है। ठीक है, तो ये है आपका मरुस्थलीय प्रदेश, ये वाला प्रदेश। तो इसका जो ढाल है वो इधर है। ठीक है, इसका जो ढाल है वो इधर है, इस साइड में है ना। तो पूर्व से पश्चिम की ओर इसका ढाल बताया। औसत ऊंचाई 150 मीटर से लेकर 300 मीटर तक है। यहाँ की वनस्पति के बारे में, कांटेदार वनस्पति पाई जाती है। यहाँ पर झाड़ियाँ, बबूल, नागफनी, झरबेरी, कीकर, खेजड़ा आदि के यहाँ पर वृक्ष पाए जाते हैं। और यहाँ की खनिजों में जिप्सम, लिग्नाइट, मुल्तानी मिट्टी, तापसह आदि खनिज पाए जाते हैं। यहाँ के प्रमुख उद्यम, इस इलाके के जो प्रमुख उद्यम हैं वो कृषि और पशुपालन यहाँ के प्रमुख उद्यम हैं। इसके अलावा यहाँ की फसलें बाजरा, ज्वार, मूंग, मोठ, नहरों द्वारा सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती है यहाँ पे। और पशु प्रमुख रूप से यहाँ पे ऊँट पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर गौवंश भी पाया जाता है, भैंस भी पाई जाती है, भेड़ भी पाई जाती है। भेड़ की प्रमुख नस्लें पूगल, मगरा और नाली। गौवंश की यानी कि गाय की प्रमुख राठी और थारपारकर पाई जाती हैं। अन्य विशेषताओं में देखें तो यहाँ की अन्य विशेषताएं, यहाँ पर बहुत कम जनसंख्या पाई जाती है, जनसंख्या घनत्व भी कम है। कम जनसंख्या होने के कारण क्षेत्रफल अधिक है। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर है यहाँ पे, और न्यूनतम लिंगानुपात भी यहाँ पे पाया जाता है। इसके अलावा मरुस्थलीय जो प्रदेश है उसमें हमने देखा कि मरुस्थलीय प्रदेश को 3 भागों में विभाजित किया गया था। पहला भाग जैसलमेर मरुस्थलीय, बाड़मेर मरुस्थलीय और बीकानेर मरुस्थलीय। ये होता है आपका राजस्थान के मैदान में मरुस्थलीय प्रदेश की प्रमुख विशेषताएं। ठीक है, अब राजस्थान के मैदान में जो दूसरा प्रदेश है राजस्थान बांगर प्रदेश। ठीक है, एक नक्शे के हिसाब से अगर अपन देखें तो ये आपका राजस्थान, ठीक है, इसको हमने 2 भागों में विभाजित किया। ये वाला हिस्सा था आपका राजस्थान का मैदान, इसके भी 2 भाग थे। ये था मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है, और ये वाला जो हिस्सा है
1 2 3 4, ठीक है। तो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, ये है आपका राजस्थान बांग्ला प्रदेश, ठीक है, राजस्थान बांग्ला प्रदेश। अब राजस्थान बांग्ला प्रदेश की प्रमुख विशेषताओं को देखें। राजस्थान बांग्ला प्रदेश की प्रमुख विशेषताएं। राजस्थान बांग्ला प्रदेश, सबसे पहले इसका विस्तार गंगानगर, चूरू के पूर्वी भाग, झुंझुनू, सीकर, नागौर, जोधपुर का पूर्वी भाग, पाली, जालौर तथा बाड़मेर के कुछ दक्षिणी भागों में इसका विस्तार राजस्थान बांग्ला प्रदेश का देखने को मिलता है। यहाँ की जलवायु की बात करें तो यहाँ पर जलवायु मरुस्थलीय प्रदेशों की अपेक्षा अधिक अनुकूल है, यानी कि यहाँ की जो जलवायु है मरुस्थलीय जलवायु है, लेकिन जो कठोर मरुस्थलीय जलवायु थी उसकी अपेक्षा यहाँ पे थोड़ी अनुकूल जलवायु पाई जाती है। औसत तापमान, इस प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में जो औसत तापमान रहता है, यानी कि गर्मी में 32 डिग्री सेल्सियस लेके 36 डिग्री सेल्सियस तक, और शीत ऋतु में जो तापमान पाया जाता है वो 10 डिग्री सेल्सियस से लेके 17 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान यहाँ पे पाया जाता है। वर्षा की बात करें तो 20 डिग्री सेल्सियस से लेके 40 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पे वर्षा होती है। ये कम वर्षा वाला क्षेत्र है। मृदा वही रेतीली बलुई मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है, जो मरुस्थलीय प्रदेश में पाई जाती थी वही मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है। इसका ढाल, मरुस्थलीय प्रदेश का ढाल पूरब से लेकर पश्चिम की ओर था, लेकिन इसका जो ढाल है वो उत्तर पूरब से लेकर दक्षिण पश्चिम की ओर है, यानी कि उत्तर ये होता है उत्तर दिशा, ये पूर्व दिशा। तो इस तरीके से इस प्रदेश का ढाल है, ठीक है, उत्तर पूरब से लेकर दक्षिण पश्चिम की ओर इसका ढाल है ना। इस प्रदेश का ढाल इस तरीके से, और मरुस्थलीय प्रदेश का ढाल डायरेक्ट ये था। तो इसका ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व की ओर है। और वनस्पति की बात करें तो यहाँ पे उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वनों वाली वनस्पति यहाँ पे पाई जाती है, ठीक। उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वनों की यहाँ पे वनस्पति पाई जाती है। खनिज की चर्चा करें यहाँ पे तो खनिज जिप्सम, तांबा, नमक, टंगस्टन, ग्रेनाइट, पाइराइट्स, डोलोमाइट आदि प्रकार के यहाँ पे खनिज पाए जाते हैं। और यहाँ के प्रमुख उद्यमों की चर्चा करें तो कृषि यहाँ का प्रमुख उद्यम है। यहाँ की प्रमुख फसलें बाजरा, दालें, गेहूं, जौ, चना, तिलहन आदि प्रमुख फसलें हैं। और अन्य विशेषताओं में अगर हम देखते हैं तो ये जो प्रदेश है आपका राजस्थान बांग्ला प्रदेश, इसके उत्तरी भाग में लवड़ी झीलों की अधिकता पाई जाती है, यानी कि जो सांबर झील है वो इसी प्रदेश में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ का जो उत्तरी जो क्षेत्र है इस प्रदेश का, उसमें लवड़ी झीलों की अधिकता में देखने को मिलती है। साथ ही साथ में दक्षिण में तीव्र ढाल पहाड़ियाँ एवं विस्तृत कांपीय मैदान, ठीक है। तो बीच में आते हैं जब इसमें दक्षिण की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पे हमें पहाड़ियाँ और ढाल दिखाई देता है। और साथ ही साथ में जब हम लास्ट दक्षिण में पहुँचते हैं तो इसमें जो कांपीय मैदान देखने को मिलता है, ठीक है। तीसरा, दक्षिणी भाग में लूनी व उसकी नदियाँ प्रवाहित हो, तो लूनी नदी का कांपीय मैदान हमें दक्षिण में देखने को दिखाई देता है। राजस्थान बांग्ला प्रदेश है। राजस्थान बांग्ला प्रदेश को पुनः 4 भागों में विभाजित किया गया। गग्गर का मैदान, दूसरा शेखावाटी प्रदेश, नागौरी प्रदेश और लूनी बेसिन प्रदेश। ये हुआ आपका राजस्थान का मैदान। और राजस्थान के मैदान में मरुस्थलीय प्रदेश और राजस्थान बांग्ला प्रदेश कंप्लीट। इसके बाद हम देखते हैं राजस्थान का पठार, ठीक है। राजस्थान के पठार की प्रमुख भौतिक विशेषताओं के बारे में जानते हैं। तो राजस्थान के पठार की प्रमुख भौतिक विशेषताओं में सबसे पहले राजस्थान का पठार और राजस्थान के पठार, ये जो राजस्थान का पठार है, ठीक है, ये राजस्थान के पठार वाला जो हिस्सा है वो राजस्थान के मैदान के पूर्व में स्थित है, पहली चीज़। दूसरे, इसमें कौन कौन से ज़िले आते हैं? अलवर, जयपुर, दौसा, अजमेर, भीलवाड़ा, ठीक है, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, खेतड़ी, झुंझुनू में जो पड़ता है, श्री माधोपुर, नीम कथाना ये सीकर में पड़ते हैं, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली, बूंदी, बारा, झालावाड़, टोंक आदि जो जिलों का हिस्सा है वो राजस्थान के पठार में आता है, ठीक है। और राजस्थान का जो पठार है, इस राजस्थान के पठार को 2 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला है अरावली प्रदेश, ठीक है। तो अरावली प्रदेश की प्रमुख विशेषताओं 2 भागों में बांटा है, एक तो अरावली प्रदेश है, दूसरा चंबल बेसिन है। सबसे पहले अरावली प्रदेश को हम देखते हैं। अरावली प्रदेश की प्रमुख विशेषताओं में अरावली प्रदेश का विस्तार अलवर, जयपुर, दौसा, अजमेर, भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर आदि जो जिले हैं
इनमें अरावली प्रदेश का विस्तार देखने को मिलता है। इसके अलावा बांसवाड़ा, सिरोही, खेतड़ी, झुंझुनू, श्री माधोपुर, नीमकाथाना, सीकर आदि में हमें अरावली प्रदेश का विस्तार देखने को मिलता है। यहाँ की जलवायु में पूर्व में आर्द्र जलवायु क्षेत्र तथा पश्चिम में ये जो प्रदेश है, ठीक है, ये जो अरावली प्रदेश है, आप अगर देखो नक्शे में, ठीक है, तो ये जो प्रदेश है, ये वाला जो अरावली प्रदेश है आपका, ये हिस्सा अरावली का है, ठीक है। इसके पूर्व में यानी कि इस साइड में पूर्व में शुष्क जलवायु का क्षेत्र है, ठीक है, सॉरी पश्चिम में शुष्क जलवायु क्षेत्र है, ये पश्चिम वाला हिस्सा है, और इसके पूर्व में ये आर्द्र जलवायु का है। तो यहाँ पे जो संक्रमण की स्थिति देखने को मिलती है, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो एरिया है वो संक्रमण का एरिया है, ठीक है। तो पूर्व में आर्द्र जलवायु क्षेत्र तथा पश्चिम में शुष्क जलवायु क्षेत्र के बीच स्थित यहाँ पर एक संक्रमण क्षेत्र है, संक्रमित जलवायु पाई जाती है। शुष्क जलवायु और आर्द्र जलवायु की संक्रमित जलवायु यहाँ पे देखने को मिलती है। औसत तापमान यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु में तापमान 28 से 34 डिग्री सेल्सियस और शीत ऋतु में तापमान 10 से 16 डिग्री सेल्सियस और वर्षा 40 सेंटीमीटर से लेकर 80 सेंटीमीटर तक यहाँ पे वर्षा हमें देखने को मिलती है। यहाँ पे मिट्टी की चर्चा करें तो यहाँ पे मिट्टी है वो भूरी रेतीली कछारी मिट्टी और लाल पीली मिट्टी और लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है इस इलाके में। वनस्पति, यहाँ पे वनस्पति मिश्रित पर्णपाती वनस्पति और उपोष्ण सदाबहार वनस्पतियाँ पाई जाती हैं और यहाँ पे धोकड़ा, बरगद, गूलर, आम, जामुन आदि के वृक्ष प्रमुखता से पाए जाते हैं। खनिज की चर्चा करें तो यहाँ पे सीसा जस्ता, क्योंकि ये अरावली प्रदेश है, अरावली में आप जानते हो कि जो खनिज हैं वो बहुत मात्रा में पाई जाती हैं। लोहा पाए जाते हैं, बेरिलियम, तांबा, अब्रक, एस्बेस्टोस, पन्ना, मैग्नीज, संगमरमर आदि प्रमुख खनिज यहाँ पे पाई जाती हैं। इसके बाद यहाँ की फसलों में मक्का, गेहूं, दालें, राई व सरसों, मूंगफली, तिलहन आदि प्रमुख फसलें यहाँ पे होती हैं। और जो मक्का है यहाँ की एक प्रमुख फसल है। यहाँ पे उद्यम में देखें तो ताम्र यानी कि तांबा उद्योग, नमक उद्योग, सीमेंट उद्योग, अभ्रक, रसायन उद्योग आदि प्रमुख उद्योग है यहाँ पे। और जो राजस्थान का जो अरावली प्रदेश है, ये अरावली प्रदेश है, इसको पुनः 3 भागों में विभाजित किया गया था। पहला उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली प्रदेश। इसके अलावा राजस्थान का पठार का जो दूसरा भाग है वो है चंबल बेसिन प्रदेश। दूसरा भाग है आपका चंबल बेसिन प्रदेश। चंबल बेसिन प्रदेश का विस्तार हम देखें तो भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली, बूंदी, बारा, झालावाड़, टोंक आदि प्रमुख जिलों में इसका विस्तार देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसका विस्तार हम देखें भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, चंबल बेसिन का, करौली, बूंदी, बारा, झालावाड़ और टोंक आदि जिलों में इसका विस्तार देखने को मिलता है। यहाँ की जलवायु, इस प्रदेश की जलवायु आर्द्र जलवायु है। यहाँ का औसत तापमान ग्रीष्म ऋतु में 32 डिग्री से 34 डिग्री सेल्सियस और शीत ऋतु में 14 डिग्री से लेकर 17 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर औसत तापमान दिखाई देने को मिलता है। यहाँ वर्षा, क्योंकि आर्द्र जलवायु प्रदेश है तो वर्षा अधिक होती है, 60 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के मध्य में यहाँ पर वर्षा होती है। यहाँ की मिट्टी भी उपजाऊ है। यहाँ पर लाल कछारी मृदा, मध्यम काली, लाल पीली मृदा आदि पाई जाती है यहाँ पर। और यहाँ की वनस्पतियों पर देखें तो वनस्पति शुष्क पतझड़ प्रकार की यहाँ पे वनस्पति पाई जाती है। सागवान के वन यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। धोकड़ा, आम, गूलर, जामुन, बबूल, बरगद आदि यहाँ पे वनस्पति प्रमुखता से देखने को मिलती है। यहाँ के खनिज पर चर्चा करें तो चीनी मिट्टी यहाँ पे प्रमुखता से पाई जाती है। चूने के पत्थर यहाँ पे पाए जाते हैं। लोहा पाया जाता है। तांबा, सीसा जस्ता, तांबड़ा, बेंटोनाइट्स आदि खनिजें यहाँ पे प्रमुखता से पाई जाती है। अब यहाँ की फसलों पर चर्चा करें। यहाँ की प्रमुख फसलें जो हैं इस प्रदेश की कपास, चना, ज्वार, बाजरा, गेहूं, सरसों, व्यापारिक फसलें प्रमुखता से इस क्षेत्र में पाई जाती हैं। प्रमुख उद्योगों में अगर हम देखें तो चंबल बेसिन उद्योग दृष्टि से थोड़ा कमजोर प्रदेश है, पिछड़ा प्रदेश है, ठीक। तो जो चंबल से लगा हुआ जो इलाका है, चंबल प्रदेश है,
वो प्रदेश उद्योगों की दृष्टि से थोड़ा पिछड़ा हुआ है। केवल इस प्रदेश में कोटा एक ऐसा जिला है जहाँ पर प्रमुख उद्योग देखने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे रासायनिक उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग, सीमेंट उद्योग, थर्मल प्लांट्स, सूती वस्त्र उद्योग आदि यहाँ पर प्रमुखता से देखने को मिलते हैं। अन्य विशेषताओं में अगर हम देखें इसकी में, तो चंबल प्रदेश की जो चंबल बेसिन है उसकी अन्य विशेषताओं में ये चंबल नदी का प्रवाह क्षेत्र है। ठीक है, चंबल नदी घाटी की जो स्थलाकृतियाँ पहाड़ियों और पठारों से निर्मित है, यानी कि चंबल घाटी का जो क्षेत्र है वो वहाँ पे पहाड़ियाँ और पठार प्रमुखता से हैं। ठीक है, इस प्रदेश में बाढ़ के मैदान, नदी के कगार, बीहड़, अंतःसरता यानी कि अंदर बहने वाली नदियाँ आदि स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, प्रमुखता से यहाँ पे ये स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं। ये जो चंबल बेसिन है उसको दो प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है। पहला जो है वो निम्न चंबल बेसिन और दूसरा है मध्य चंबल बेसिन या मध्य बनास बेसिन के नाम से इसको जाना जाता है। चंबल बेसिन को पुनः 3 भागों में बांटते हैं हम। जो निम्न चंबल बेसिन है उसमें भरतपुर का मैदान, करौली का मैदान और धौलपुर का मैदान। ठीक है, साथ ही साथ में मध्य बनास बेसिन है उसको पुनः 4 भागों में बांटते हैं। निम्न बनास बेसिन, कोटा उच्च भूमि क्षेत्र, कोटा मैदान और उत्तरी माही मैदान। ठीक, ये आपके होते हैं पूरा कंप्लीट। ठीक है, प्रोफेसर रामलोचन सिंह के द्वारा जो विभाजन किया गया था राजस्थान का दो बृहद प्रदेशों में और 4 उप प्रदेशों में और 12 लघु प्रदेशों में जो विभाजन किया गया था। ठीक है, तो प्रोफेसर रामलोचन सिंह ने राजस्थान को 2 बृहद प्रदेशों में बांटा था। ठीक है, 4 उप प्रदेशों में बांटा था और 12 लघु प्रदेश। ठीक है, टोटल 12 लघु प्रदेश हो जाते हैं। 12 लघु प्रदेशों में विभाजित किया। तो ये टोटल 12 का एक विस्तृत अध्ययन था। इसके अलावा एक विभाजन और किया गया था, वो विभाजन किया गया था प्रोफेसर तिवारी और सक्सेना के द्वारा। ठीक है, प्रोफेसर तिवारी और सक्सेना के द्वारा राजस्थान का विभाजन 1994 ईस्वी में किया गया था। और उन्होंने जो विभाजन किया था प्रोफेसर रामलोचन सिंह के द्वारा, सबसे पहला विभाजन किया था प्रोफेसर वी सी मिश्रा ने। इसके बाद में 1971 में प्रोफेसर रामलोचन सिंह ने किया और 1971 के बाद में 1994 में एक विभाजन और किया गया था, वो किया था प्रोफेसर तिवारी और सक्सेना के द्वारा। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल। ठीक है, राजस्थान के प्रादेशिक भूगोल नामक पुस्तक में उन्होंने 1994 में राजस्थान का विभाजन किया। तो इनके विभाजन का जो आधार था वो 3 प्रमुख आधार थे। एक तो राजस्थान के धरातल, जलवायु और नदी बेसिन के आधार पर उन्होंने राजस्थान का विभाजन किया था। ठीक है, और राजस्थान को उन्होंने विभाजन जो किया था वो प्रमुख प्रदेश, गौड़ प्रदेश, तृतीयक प्रदेश और सूक्ष्म प्रदेश, 4 प्रकार के प्रदेशों में राजस्थान को बांटा था इन्होंने। ठीक है, प्रमुख प्रदेश, गौड़ प्रदेश, तृतीयक प्रदेश और सूक्ष्म प्रदेश, इन 4 प्रदेशों में उन्होंने राजस्थान का विभाजन किया था। तो यहाँ पे ये जो कंप्लीट होता है आपका प्रोफेसर रामलोचन सिंह के द्वारा किया गया जो राजस्थान का विभाजन था वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। और आज की हमारी जो क्लास है वो भी यहाँ पे समाप्त होती है। और आप सभी दोस्तों से निवेदन है कि अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है, वीडियो पसंद आते हैं, तो हमारे वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें। ठीक है, साथ ही साथ में हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।